कि निंदियारी आँखों के सपने अब मृत्यु भयों में बदल रहे। बच्चे अबोध और पशु बेबस, कुछ डूब रहे कुछ संभल रहे। संबंध क्या फिर से प्रभु श्रद्धा मनु से नव सृष्टि सृजन करवाएंगे। फिर से पुरवाई आएगी पर वे दिन लौट न पाएंगे, वे दिन लौट न पाएंगे। किसी दिन तो होता बदी का समर्पण, किसी दिन तो होता बदी का समर्पण। समय भोगता है सदी का समर्पण। कभी जब समय तुमको सागर बना दे, कभी जब समय तुमको सागर बना दे, नहीं भूल जाना नदी का समर्पण, नहीं भूल जाना नदी का समर्पण। अब डगमग डगमग नन्हे पग, अब तीव्र सांस, अब है द्रुततर। अनगढ़ चट्टानों के ऊपर नीचे है मृत्यु संकेतक स्वर। उसकी कुछ पंक्तियां हैं कि पिता दिखा कर्तव्य पंथ सो कर्म क्षेत्र को चला गया। सूरज अस्ताचल को जाकर दे गया प्रहर एक नया नया। सेतु विखंडित पदचिन्ह लुप्त उसको मृत सिद्ध न कर सकता, पर मेरा मन भी यह कहता है वह स्निग्ध रूप न मर सकता। सुगम पंथ पर जाऊं तो दुर्गम पंथ चुनेगा कौन, उसका एक बंद पढ़ती हूँ मैं। कि बात भूख की लिखनी होगी, बात रोटियों की करनी है। वो राजनीति और कविता एक कैसे होते हैं। जी, जी। बात भूख की लिखनी होगी, बात रोटियों की करनी है। कुछ बातें गिद्धों की भी हैं, बात बोटियों की करनी है। रीति ग्रंथ बन जाऊं तो जन की पीर लिखेगा कौन। सुगम पंथ पर जाऊं तो दुर्गम पंथ चुनेगा कौन। सुगम पंथ। नमस्कार, मैं हूं मनोरमा। आप मुझे देख और सुन रहे हैं लाउड स्पीकर के साहित्य संगम की श्रृंखला में, और मेरे साथ हैं प्रसिद्ध तबला वादक, बहुत ही प्यारी कवित्री, राजनेता चेतना पांडे जी। चेतना पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो जानना चाहूँगी, जैसा मैंने कहा कि कंट्रोवर्शियल शख्सियत, एक तरफ तो आप एक राजनेता और दूसरी तरफ प्यारी सी कवित्री, तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? कंट्रोवर्सी ये लग सकता है, जैसी परिस्थितियां हैं उस हिसाब से, क्योंकि जो एक माहौल है, जिस तरीके की चीज़ें हैं और नेताओं को लेके जो एक धारणा है कि नेता बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं और उनकी कथनी करने में बड़ा अंतर होता है, रूड होते हैं, तो ये सारी बातें अगर ध्यान में रहेंगी तो लगेगा कि विरोधाभास है व्यक्तित्व में। लेकिन सत्य ये है कि जिस प्रकार से मेरी कविताएं हैं उसी प्रकार की मेरी राजनीति है। कहने का मतलब ये है कि जो बातें मैं अपनी कविताओं में कहना चाहती हूँ, राजनीति के माध्यम में वही सारी चीज़ें मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो हम लोग जो संवेदना जीते हैं, जो संवेदना समाज के प्रति चाहते हैं, वो संवेदना अगर राजनीति में आ जाए तो वो राजनीति अच्छी हो जाती है। तो मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कहीं से विरोधाभास जैसा नहीं है। लेकिन तमाम विरोधाभासों के बीच कविता का मतलब, जैसे किसी ज़माने में गज़ल का मतलब होता था महबूब से गुफ्तगू, लेकिन आज के ज़माने में शायरी का मतलब ये है कि पूरे संसार में जो कुछ घट रहा है, चाहे इंसान की पर्सनल लाइफ में हो, चाहे समाज के अंदर, या जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश के भीतर बाहर, जहाँ भी पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है कुछ भी कविता का विषय हो सकता है। बिल्कुल। और राजनीति का भी दायरा एक बड़ा दायरा है, तो राजनीति के माध्यम से समाज, जैसे कविता के माध्यम से समाज बदलने का काम हो सकता है, ठीक उसी तरीके से राजनीति के माध्यम से भी
समाज बदलने का काम हो सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं एक दूसरे को विरोधाभास होने के बावजूद, क्योंकि आमतौर पे रचनाकार बहुत इमोशनल होता है और बिल्कुल उसी इमोशन के साथ प्रैक्टिकली राजनीति हो नहीं पाती है, ये सच है। हाँ। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर हो जा रहा हो ऐसा तो ये बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन। चेतना जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, राजनेता ये करियर पहले दिमाग में था या कवित्री का दिल पहले जाग उठा? तो कविता मैंने बहुत बचपन में लिखना शुरू कर दिया था। तब मेरे मन में ये कहीं कुछ था भी नहीं कि राजनीति करनी है, या मुझे पता भी नहीं होता था कि राजनीति कोई करियर भी हो सकता है। राजनीति छात्र जीवन में आने के बाद, ग्रेजुएशन में आने के बाद फिर लगा कि एक चीज़ ये भी हो सकती है जिससे समाज बदल सकता है। कविता तो आदमी किसी योजना से नहीं लिखता है, कविता खुद को लिखवा लेती है। जैसी जैसी भावनाएं आती हैं उनको हम शब्दों में, मीटर में, फ्रेम में अपने हिसाब से कहते चले जाते हैं। मेरी राजनीति भी बहुत प्लानिंग से नहीं शुरू। उनके दिनों में छात्र संघ चुनाव शुरू हुए, देखा, और एक जैसे दूर बैठा हुआ कोई व्यक्ति देखता है ना कि बहुत गंदी चीज़ है राजनीति, बहुत लोग कहते हैं राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, इससे दूर ही रहो तो भला ही है। तो ये बात मेरे मन में भी थी, या मेरा जो परिवेश रहा है उससे जुड़े लोगों के मन में भी थी कि राजनीति गंदी चीज़ है, खराब चीज़ है, और साफ सुथरे लोगों के लिए नहीं है, बहुत कुटिल लोगों के लिए है, कनिंग लोगों के लिए है। लेकिन फिर बात मन में ये आती है कि लाख अच्छाई बुराई हो, लेकिन राजनीति स्टीयरिंग व्हील है। राजनीति के बिना कोई व्यवस्था चलती नहीं है, कोई देश चलता नहीं है। तो अगर सब लोग इससे दूर भागेंगे तो उस परिस्थिति में अच्छे लोगों के अभाव में, इमोशनल लोगों के अभाव में फिर तो राजनीति और ख़राब होती चली जाएगी। बिल्कुल। तो इन्हीं परिस्थितियों में फिर मुझे ग्रेजुएशन के दौरान ये लगा कि राजनीति में आना चाहिए, और छात्र राजनीति से मेरी शुरुआत है, और ईश्वर की कृपा से छात्र संघ पदाधिकारी भी रही। विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड है ये, सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिले हैं। तो फिर धीरे धीरे वो सिलसिला चलता गया और चल रहा है। अब ईश्वर जाने कहाँ तक क्या करना है। जैसा कि बताया कि कविता तो बहुत बचपन से ही शुरू कर दी थी, तो वो पहली कविता जो शायद सिर्फ आपने लिखी और आपने ही पढ़ी और दिल के बहुत करीब रही, वो सुनना चाहूँगी। बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जो शुरुआती दौर की एक बहुत बचकानी सी कविता थी कि भारत स्वतंत्र हुआ मगर स्वतंत्र हुआ न पूरा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई नारा रहा अधूरा, और इस तरीके की करके बहुत बचकानी टाइप कविता बनी। वो कविता मेरे ध्यान में आती है। और एक कविता मेरे जहन में है हाई स्कूल के 9th क्लास के दौरान की, एक कविता थी लूसी ग्रे, आपने भी पढ़ा होगा जरूर। तो लूसी ग्रे का हिंदी रूपांतर मैंने अपने ढंग से निरुपमा नाम से किया था जी। और वो लिखने के बाद मैंने मेरी दीदी को सुनाया कि ये मेरी कविता। तो दीदी ने पहली बार मेरा चेहरा देखा और संयोग से भाषा उसकी थोड़ी ठीक हो गई थी, भाव बड़ा अच्छा हो, तो उनको लगा कि सही में इसका कुछ है। जैसे कुछ भी जोड़ता है इंसान, तमाम बच्चे बहुत कुछ करते हैं, लेकिन तब उन्होंने ध्यान से देखा और उनको लगा कि ये वाकई ये कविता है। और फिर उसके बाद धीरे 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 मंचों का सिलसिला शुरू हुआ। और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी जरूर सुनना जरूर चाहेंगे कुछ पंक्तियाँ। अब डगमग डगमग नन्हे पग, अब तीव्र सांस, अब है द्रुतर, अनगढ़ चट्टानों के ऊपर, नीचे है मृत्यु संकेतक स्वर। उसकी कुछ पंक्तियां हैं कि पिता दिखा कर्तव्य पंथ सो कर्म क्षेत्र को चला गया, सूरज अस्ताचल को जाकर दे गया प्रहर एक नया नया, सेतु विखंडित पदचिन्ह लुप्त तो उसको मृत सिद्ध न कर सकता, पर मेरा मन भी यह कहता है वह स्निग्ध रूप न मर सकता। बहुत खूब, बहुत सुंदर। लंबी कविता है लेकिन जी, उसका जी। कुछ अंश मैंने आपको। तो ये कविता क्या आपकी पब्लिश भी हुई? ये कविता पब्लिश नहीं है जी। लेकिन ये कविता मेरी शुरुआती कविताओं में से, जहाँ मुझे भी लगा कि हाँ कुछ ठीक हुआ है जी, और परिवार के लोगों को लगा कि हाँ ये ठीक है। और फिर आप उसके ये बाद सफर सिलसिला आगे बढ़ा, मंचों से जुड़ा हुआ, गोष्ठियों से जुड़ा हुआ, कुछ पत्र पत्रिकाओं में छपना शुरू हुआ, और अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रहा, साहित्यिक लोगों के साथ। तो फिर ऐसे सीखते पढ़ते हुए जो कुछ भी थोड़ा बहुत हो पाए। जहाँ तक मैं जानती हूँ आप स्वर्ण पदक प्राप्त तबला वादक भी हैं, तो मैं देखती हूँ आपकी शख्सियत के कई रंग, राजनेता, कवित्री, तबला वादन, बहुत अच्छा आप गाती भी हैं, बहुत सुंदर स्वर की मलिका हैं आप। तो जीवन का लक्ष्य एक क्या रहा कि हाँ इस रास्ते को चुनना है, इस रास्ते पे ही आगे बढ़ना है? जीवन का लक्ष्य ये है कि वो काम किया जाए जिससे आप भी प्रसन्न रहिए और पूरी दुनिया प्रसन्न रहे। आपके जिस क्रियाकलाप से दुनिया को खुशी मिलती है या दुनिया का भला होता है, वो मेरे ख्याल से मेरे जीवन का लक्ष्य है। जी। बाकी
आजीविका के लिहाज से तो बहुत कुछ सोचा था, ऊपर वाले ने इतना कुछ दिया है, मतलब आर्ट के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ, तो आजीविका का कोई ऐसा संकट है नहीं जी। बाकी जो कुछ है कविता के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से और सारी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं या तबला है, वो सारी चीज़ें, अगर कई सारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो उसका मतलब वो सारी चीज़ें ठीक हैं, मेरे जीवन में होनी चाहिए थी, वो है। और कुल मिला के यही है कि संसार को उससे सुख मिले तो वही ठीक। जैसा आपने कहा कि सभी का मानना था कि अच्छी जगह नहीं है राजनीति, और जैसा आपका जीवन मैं जानती हूँ, बहुत ही स्टूडियस, पढ़ाई में मन लगना, कवित्री रही आप हैं भी, तो ऐसे में क्या कभी मन में ये डर नहीं आया कि एक ऐसे क्षेत्र में हम जा रहे हैं जिसके बारे में पहले से एक अवधारणा इस तरह की है, तो दामन दागदार होने का डर नहीं रहा कभी? देखिए मेरा क्या है, मैं थोड़ा सा अध्यात्म में मेरी रुचि है और मुझे ईश्वर पर बड़ा विश्वास है जी। राहत साहब का एक शेर है ना कि समंदरों के सफ़र में हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते, खुदा चलाता है, तुझे खबर नहीं मेले में घूमने वाले, तेरी दुकान कोई और ही चलाता है। तो जब हम सबकी दुकान कोई और चला रहा है तो फिर डरना किस बात का। ये सही है कि डेस्टिनी डिसाइड करती है, आपके जीवन में जो कुछ होना है जी, वो डेस्टिनी डिसाइड करती है। अगर इसी पल जीवन समाप्त हो जाना रहेगा तो अभी यहाँ भूकंप आ जाएगा, प्रलय हो जाएगी, कुछ भी हो, तो बहुत कुछ सोच के रखना कि यहाँ खतरा है, वहाँ खतरा, ये तो पता ही नहीं है कि कहाँ खतरा है और कहाँ नहीं है जी। हर जगह खतरनाक है, हर जगह आसान है, तो कुछ है प्रकृति प्रदत्त है। और बहुत डर जैसा मेरे जीवन में कुछ रहा नहीं। यदा कदा कभी कभी आशंकाएं तो सबके जीवन में उभरती हैं, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, मैं उन आशंकाओं से उभर जाती हूँ। मुझे लगता है कि दुनिया में तमाम तरह के मसले लेकर लोग जी रहे हैं, जूझ रहे हैं, ऐसे भी लोग जी रहे हैं जो इनका पूरा शरीर तक सही सलामत नहीं है। तो हम लोग तो कम से कम ऊपर वाले ने इतनी सामर्थ्य दी है कि एक स्वस्थ शरीर है अपने पास, स्वस्थ दिमाग है, जो संसाधन है एक सीमा में वो भी ठीक ही हैं, तो फिर बहुत डरने जैसा ऐसा कुछ है नहीं। बाकी ईश्वर पर आस्था है, वो जिस रास्ते पर ले जाएंगे वो ठीक होगा। चेतना जी, आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, उनसे कुछ जो आपके मनपसंद कुछ लाइन्स हों, जो आपके दिल के करीब हों, ऐसा कुछ सुनना चाहूँगी। पहली किताब चेतना के गीत, गीत संग्रह है, और दूसरी किताब है दुर्गम पंथ चुनेगा कौन। दुर्गम पंथ चुनेगा कौन में गीत हैं और मुक्तक हैं, तो उसमें बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जो मुझे पसंद हैं। किसी दिन तो होता बदी का समर्पण, किसी दिन तो होता बदी का समर्पण, समय भोगता है सदी का समर्पण। कभी जब समय तुमको सागर बना दे, कभी जब समय तुमको सागर बना दे, नहीं भूल जाना नदी का समर्पण, नहीं भूल जाना नदी का समर्पण। बहुत सुंदर, जैसा सुनना आपको वैसे ही पाती हूँ, उतना ही मीठा सुंदर स्वर। कुछ 1-2 और मुक्तक और हो जाए। एक गीत है मेरा, सुगम पंथ पर जाऊं तो दुर्गम पंथ चुनेगा कौन, उसका एक बंद पढ़ती हूँ मैं। कि बात भूख की लिखनी होगी, बात रोटियों की करनी है। वो राजनीति और कविता एक कैसे होते हैं। जी जी। बात भूख की लिखनी होगी, बात रोटियों की करनी है, कुछ बातें गिद्धों की भी हैं, बात बोटियों की करनी है। रीति ग्रंथ बन जाऊं तो जन की पीर लिखेगा कौन, सुगम पंथ पर जाऊं तो दुर्गम पंथ चुनेगा कौन, सुगम पंथ पर। यह मेरे प्रश्न का उत्तर भी है जो अभी आपने पूछा था। जी जी। कि कवि रचनाकार क्यों होता है, और दोनों विरोधाभास वाली चीज़ें हैं जी। तो जो सारे सवाल थे जवाब यही है कि जो कविता में जो चीज़ें मन में आ रही हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो करने का माध्यम राजनीति है।
एक कवि के लिए ताली महत्वपूर्ण है। जहाँ तक मैं जानती हूँ एक इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ था। एक कवि हैं उदय प्रताप सिंह जी, उनके साथ एक घटना हुई, आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ था। आप काव्य पाठ कर रही थी और मंच पे ये उनका आपसे मिलना हुआ। ये मुझे एक बार मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों से भी ये घटना आप साझा करें। इलाहाबाद में एक कवि सम्मेलन हो रहा था, बहुत अच्छे स्तर का, बहुत अच्छे श्रोता थे। तो कविता लोग समझते हैं या कुछ नए पढ़ने वाले या यूट्यूब के ज़माने की बहुत सारी चीज़ें ऐसे कि ताली से तय होता है कि आप कितना अच्छा कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। तो इलाहाबाद में कवि सम्मेलन था, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और मैं काव्य पाठ करने गई। तो काव्य पाठ समाप्त हुआ, लोगों ने बड़ा सराहा, तालियां भी बजीं, खूब बजीं। तो कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद उन्होंने कहा कि ज़रा सुनो बेटा। तो मैं पास गई, मुझे लगा वरिष्ठ रचनाकार हैं, हो सकता है कहीं कुछ चूक रही हो, कुछ समझाना बताना चाहते हो। तो मैंने कहा दादा बताएं क्या कुछ। कहा बेटा देखो तुम्हारी रचना बहुत अच्छी है और स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना। जिस स्तर से ये रचना कही गई है उस स्तर से समझौता मत करना। इसलिए कि कभी कभी होता है हर रचना ताली नहीं बजवाती जी। आपने भी नोटिस किया होगा और सबने ये देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हिट हो जाती हैं, वायरल हो जाती हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन हो जाती हैं। और कुछ बहुत अच्छे, हमें लोगों की कविताओं में से ही हमारे हिसाब से जो कविता बहुत अच्छी है कभी कभी वो कम प्रभावी होती है और हमारे हिसाब से जो कविता अच्छी है वो मतलब उल्टा हो जाता है। तो ऐसा जीवन मंचों पे भी होता है। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा देखो तालियां कविता का पैमाना नहीं, कविता की श्रेष्ठता का पैमाना नहीं। किस तरह का श्रोता बैठा हुआ है। आप जब घर लौटते हैं किसी कवि सम्मेलन के बाद, एक श्रोता घर लौटता है तो वहाँ जो पंक्तियाँ सुन के आया है वो पंक्तियाँ उसके मन में कितनी रह जाती हैं, बाद में उन पंक्तियों को वो कितना गुनगुनाता है, ये रचनाकार की सफलता है। तालियाँ क्षणिक होती हैं, कहीं कोई उत्तेजना वाली चीज़ आ गई, कहीं ऐसी चीज़ आ गई तो उस समय बजती हैं और बजती हैं तो अच्छा भी लगता है, वो चेतना पांडे को भी पसंद है। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि मेरी रचनाएं पहुँची कहाँ, ठहर कहाँ, रुक गई, उनका असर कहाँ तक पहुँचा। तो उनकी ये बात मुझे बड़ी याद रहती है कि तालियाँ हर बार सही मूल्यांकन नहीं कर पाती या कभी कभी तालियां नहीं भी बजती हैं, तो तालियों के चक्कर में कविता मत लिखना। चेतना जी, आपके प्रेरणा स्रोत लोग कौन रहे, चाहे वो कविता के क्षेत्र में हो या राजनेता के तौर पे अगर मैं आपको देखूं तो, और उनसे क्या प्रेरणा मिली, क्या सीखने को मिला? व्यक्तित्व के मामले में बहुत सारे लोगों का प्रभाव रहा है। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व में बहुत कुछ ऐसा है जो सीखने लायक है, क्योंकि वहाँ केवल बातें नहीं हैं, उन बातों पर इम्प्लीमेंटेशन भी है, काम भी है जी। जब बातें अच्छी की जा सकती हैं लेकिन जो कहा गया उस पर अमल किया जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उनका व्यक्तित्व मेरे लिए बहुत प्रेरक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में जितना समझ, कला को लेकर जितनी विविधता, जीवन को लेकर जितनी जो सोच है, उसका मुझे बहुत प्रभावित हूँ। उनके अलावा शरद चंद्र को मैंने पढ़ा है बतौर रचनाकार, उनकी रचनाएं मुझे बहुत अच्छी लगी। विशेष रूप से वर्णन करने की जो पद्धति है, मैं प्रेमचंद जी से बहुत प्रभावित हूँ, मैं नीरज जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, मैं निराला जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। तबला वादन आपकी एक बहुत बड़ी योग्यता है। अभी उसमें क्या, उस क्षेत्र में अभी आपका क्या योगदान रह रहा है, उस क्षेत्र में अभी आप क्या कर रही हैं, उसको लेकर भविष्य की क्या योजनाएँ हैं? भविष्य को लेकर कोई ऐसी योजना नहीं है। तबला वादन में मैंने प्रभाकर किया है, मेरे पास नेशनल गोल्ड है, वो भी आपने उसका जिक्र किया ही। बाकी कुछ इस तरह की चीज़ें अगर बनती हैं, एक अभी उसके क्षेत्र में कुछ अभी कुछ रिसेंट का कुछ मेरे पास ऐसी कोई योजना नहीं है उसको लेकर के, लेकिन कुछ है कि अगर कुछ मौका लगा तो एक कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट कलाओं को लेकर के जिसमें तबले की भी बात हो, जिसमें गायन की भी बात हो, जिसमें पोइट्री के लिए भी कुछ वर्कशॉप जैसा कुछ हो, तो कई कला की कई विधाओं को मिला जुला के एक ऐसा प्लेटफार्म जिस रूप में भी बन पाए जी। मैं करना चाहती हूँ। और एक न्यास की मैंने शुरुआत की भी है, अभी तो ऑन पेपर ही चीज़ें चल रही हैं, लेकिन संभव है कि भविष्य में कुछ हो पाए। अच्छा, सुखद घटनाओं की बात हो रही थी, श्रीपाल जी के साथ भी आपका एक वाकया है कि आप काव्य पाठ कर रही थी और उन्होंने अपने गले की माला निकाल कर आपके पाँव पर रख दी थी। वो वाकया
ज़रूर सुनना चाहूँगी। मेरी उम्र बहुत कम रही होगी उस समय, मतलब मुझे लगता है कि 15-16 साल ज़्यादा से ज़्यादा जी। और मैं गीत पढ़ रही थी सहजनवा में एक भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज के मंच पे। फिर से पुरवाई आएगी पर वो दिन लौट ना पाएंगे, बाढ़ को लेकर के, बाढ़ की विभीषिका को लेकर के लिखा गया था। श्रीपाल सिंह क्षेम जी गीत के क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण नाम है, बहुत बड़ी शख्सियत है। और किसी नए उम्र के बच्चे के लिए अगर कार्यक्रम के वयोवृद्ध अध्यक्ष उठ के और अपनी माला ले आके और ऐसे चरण पर रख करके, मैं सब पका गई। मुझे लगा ऐसे कैसे, तो बहुत बड़े हैं, दादा जैसे हैं मेरे तो जी। उन्होंने कहा तुम्हारी भीतर की जो सरस्वती तुम्हें लिखवा रही हैं, मैं उस सरस्वती को प्रणाम करना चाहता हूँ। और ये इस तरह की घटनाएं जो होती हैं ना, वो जिम्मेदार बनाती हैं जी। जैसे फिर आप हल्का कुछ सोच नहीं सकते, नहीं सोच सकते, जिम्मेदारी हो जाती है क्या। सोशल मीडिया पे और सारी चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मुझे मालूम है कि क्या करने से रातों रात वायरल हुआ जा सकता है, क्या करने से तेजी से लोगों तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन एक जो भीतर जो स्टैंडर्ड बना हुआ है ना, उस स्टैंडर्ड से नीचे आने की कभी हिम्मत नहीं होती है। लगता है कि नैतिक जिम्मेदारी है साहित्य के प्रति, समाज के प्रति और परिवार के प्रति भी, अपने मूल्यों के प्रति एक जवाबदेही बनती है। उस जिम्मेदारी से मुकरा नहीं जा सकता है। बिल्कुल। और आने वाली पीढ़ियां आपको देख रही हैं। बिल्कुल देख, यहाँ जो बातें कही जा रही हैं वो बातें पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचेंगी। तो वो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है कि एक एक शब्द जो हमारे मुँह से आ रहा है उस शब्द की गरिमा का ध्यान रखा जाए, क्योंकि वो केवल हमें प्रभावित नहीं करता है, वो सुनने वाले सारे लोगों को प्रभावित करता है। अभी आपने अपनी बाढ़ शीर्षक की कविता की बात की, वो मैं सुनना चाहूँगी। एक बंद उसका छोटा हिस्सा देख लें। कि नींदियारी आँखों के सपने अब मृत्यु भयों में बदल रहे, बच्चे अबोध और पशु बेबस, कुछ डूब रहे कुछ संभल रहे, संबंध क्या फिर से प्रभु श्रद्धा मनु से नव सृष्टि सृजन करवाएंगे, फिर से पुरवाई आएगी पर वे दिन लौट न पाएंगे, वे दिन लौट न पाएंगे। सोशल मीडिया और एआई जो आजकल बहुत प्रचलित है, आपको क्या लगता है कि ये कविता के ये जो क्षेत्र है इसको कितना समृद्ध कर रहे हैं या कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं? दोनों चीज़ें हैं जी। एआई को लेकर तो मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ। मुझे लगता है कि उसका सदुपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग होने की ही संभावना ज़्यादा है, जिस तरीके की चीज़ें हैं समाज में जी। तो ऐसे में मुझे भय ज़्यादा है उसको लेके। लेकिन सोशल मीडिया के बाकी प्रारूपों की अगर बात करें तो एक तो ये है कि देखा देखी फलां वैसा कर रहे हैं तो उसी पैरोडी पे मैं भी बना लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, और बहुत ख़राब सस्ते कंटेंट लेके अगर पॉपुलैरिटी हो गई तो वो आदमी बड़ा मान लिया जाएगा। अगर आपका व्यक्तित्व व्यू के आधार पर, सब्सक्राइबर के आधार पर तय होता है तो फिर बड़ा अजीब सी स्थिति है। तमाम बहुत ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे कंटेंट हैं जिनको समाज में सुना ही नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वो उनको सुनने वाले, देखने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो इस दृष्टि से तो खतरनाक माना जाएगा। बहुत बुरी चीज़ें भी तेज़ी से फैल जाती हैं जी। लेकिन अगर उसको इस ढंग से देखा जाए कि किताबें छपवाना सबके लिए सरल नहीं है जी। मंच पे इतनी खेमेबंदी है कि सबके लिए मंच मिलना भी आसान नहीं है। अच्छे मंचों पे कुछ सीमित लोगों का, बड़े मंचों पर जो आर्थिक दृष्टि से भी बड़े हैं और श्रोताओं की दृष्टि से भी बड़े हैं, उन मंचों पर कुछ लोगों का कब्जा है, कुछ खेमों का कब्जा है। तो ऐसे में जो कविताएं लिखी जा रही हैं, वो साहित्य लिखा जा रहा है, वो लोगों तक पहुँचे, इसका माध्यम क्या हो सकता है? किताबें पढ़ी भी कम, एक तो छप नहीं पाती हैं, महंगा पड़ता है, और अगर छप भी जाए तो किताब खरीद के कितने लोग पढ़ते हैं? बिल्कुल, अब ये प्रचलन एक सवाल है, ये प्रचलन ही कम हो गया है। और मोबाइल तो हर आदमी देखता है। बिल्कुल, अगर उसको कोई चीज़ पसंद आ गई या कोई चीज़ ढूंढ के भी देखना चाहे तो वो आसानी से, किताब किसी राइटर की मुझे ढूंढनी हो तो मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा जी। जबकि किताबों का विकल्प फ़ोन कभी नहीं होता। बिल्कुल, किताबें हैं, आप उस ढंग से महसूस ही नहीं कर पाएंगे। आजकल की जो कविता की विधा चली है, जिसमें जनरली जैसे जिसको कहेंगे कि तुकबंदी नहीं होती है,
उस विधा आप तो उस पे आपने अपनी कलम नहीं चलाई है। आपकी कविताओं में एक तुकबंदी होती है, एक मिठास होती है, एक समरसता होती है, लेकिन आजकल की कविताओं का जो ये प्रारूप है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, कितनी पसंद नापसंद है ये? देखिए, कविता जो होती है ना, उसकी कुछ जो शर्तें हैं, उन शर्तों में एक है कि उसमें लय होना चाहिए, प्रवाह होना चाहिए। तुक जरूरी नहीं है कि हो जी, लेकिन लयात्मकता जरूरी है। कोई व्यक्ति गद्य लिख करके उसके 2 शब्द यहाँ, 3 शब्द यहाँ, 4 शब्द यहाँ ऐसे बिखेर दे और ये कहे कि नहीं इसको आप कविता समझिए, मुद्दा भी ना हो, तो मुद्दा भी ना कुछ ना हो, तो उसको जबरदस्ती कविता आप समझा नहीं सकते। कोई लॉबी उसको प्रमाणित कर दे कि नहीं बहुत अच्छा विद्वान ये है, तो वो अलग बात है। कविता में क्या होता है, आदमी जो छंद लिखता है उसमें लय होना चाहिए, प्रवाह होना चाहिए, काव्यात्मकता होनी चाहिए। छंद को थोड़ा मुक्त किया जा सकता है, लेकिन छंद से मुक्त नहीं हुआ जा सकता है जी। जो एक रिदमिक चीज़ें चल रही होती हैं, एक फ्लो चल रहा होता है, उस फ्लो से आप बाहर नहीं हो सकते। अगर फ्लो से बाहर हो गए तो वो कविता नहीं है। अब जबरन कुछ विद्वान, कुछ समीक्षक कह दे नहीं बहुत बढ़िया यही है, वो आपके ज्ञान से बाहर की चीज़ है, लेकिन जी कभी तो फील हो जाती है। बिल्कुल, दर्शकों से जुड़ाव ही नहीं हो पाएगा। मैंने भी लिखी है इस तरह की कविताएं, लेकिन वो रिदम बननी चाहिए। निराला जी ने लिखा है जी। एक तरफ वो बिल्कुल एकदम सेट फॉर्मेट वाले गीत लिखते हैं, एक तरफ एकदम मुक्त छंद की चीजें लिखते हैं। तो पुराने टाइम में भी वैसी रचनाएं लिखी जाती रही, और जितना ज्यादा छंद को पसंद करने वाले जितने लोग हैं, उससे कम छंद को मुक्त रखती है जो कविता, उसको भी पसंद करने वाले लोग भी हैं, बशर्ते दम होना चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए, फील होना चाहिए, लय बननी चाहिए। कुछ ना बने आप जबरदस्ती कहे नहीं मैंने गद्य लिखा है, लेकिन चूंकि 2 शब्द इधर है, 3 शब्द इधर है, तो आपको मानना पड़ेगा कि यह कविता है। तो ये थी हमारे साथ चेतना पांडे जी। इसी तरह अन्य शख्सियत के साथ फिर से आपके सामने रूबरू होंगी। तब तक के लिए देखते और सुनते रहें लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।